सॉरी वो लेक्चर लास्ट में कट गया था क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट हमारे हो चुके थे और इतनी स्पेयर लाइफ नहीं होती एक मोबाइल में उनको रिकॉर्ड करने के लिए, और यूट्यूब भी उसको कहीं ना कहीं पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हम आई थिंक इंसुलिन पे थे। दोबारा से मैं, अगर जो लोग इसको वीडियो को देखना स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो भी स्टेरॉइड आप लेते हैं, जो भी स्टेरॉइड आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सबके ऊपर ये लेक्चर है। उनकी आपकी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके एक्चुअल में आपकी बॉडी पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या कॉमन स्टेरॉइड कंपाउंड्स होते हैं, उनका सिंथेसाइज कैसे होते हैं, वो तो सारी इन्फॉर्मेशन इन लेक्चर्स में है। लेकिन ये जो इस इन्फॉर्मेशन को लेके आप अपनी बॉडी पे इसको यूज़ मत करना। स्टेरॉइड आपकी बॉडी पे बहुत मेजर साइड इफेक्ट लेके आ जा सकते हैं, जिससे आप मर भी सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा यही सजेशन है, विदाउट मेडिकल गाइडेंस आप किसी स्टेरॉइड को मत लेना। इस स्टेरॉइड को कोई भी प्रॉपर तरीके से आपको गाइड नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता, ना जनरल फिजिशियन कर सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही गाइड कर सकता है स्टेरॉइड के ऊपर, जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकता है, जो एक्चुअल में आपके हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं। तो प्लीज़ अगर किसी को हार्मोन डेफिशिएंसी है, या फिर अगर उनको किसी भी तरीके से अगर उनको लगता है दे नीड स्टेरॉइड कम्पीट करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, प्लीज़ कंसल्ट है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, किसी गुरुजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं। देखो, इंसुलिन भी आपको सबको पता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो आपके पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। और इसका प्राइमरी काम क्या होता है? पैंक्रियाज में बीटा सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। इसका प्राइमरी काम होता है आपकी बॉडी में से ब्लड ग्लूकोज को कम करना। जितना ज्यादा सिंपल कार्ब्स खाते हैं, आपके इंसुलिन में ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होता है। इंसुलिन भी उतनी ही स्पीड से स्पाइक होकर उस ब्लड ग्लूकोज को डाउन करता है, जो एक नेचुरल लेवल होता है ब्लड ग्लूकोज को, उसको मेंटेन करता है। तो ये ग्लूकोज को कहाँ पे ट्रांसफर करता है? सबसे पहले आपके मसल के ग्लाइकोजन में ले जाता है, क्योंकि ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है, आपके लिवर में ले जाता है। और उसके बाद अगर आपके लिवर स्टोरेज और आपकी मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज जो बहुत लिमिटेड होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं, तो वो सीधा उनको एडिपोज टिश्यू में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन बहुत सारे बॉडी बिल्डर इंसुलिन को भी एनाबॉलिक तरीके, देखो इंसुलिन नो डाउट इससे एनाबॉलिक हार्मोन, एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक में आपको डिफरेंस बताया था। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड वो होते हैं जो आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, और जो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स और जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है और ईस्ट्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन एक लड़की को लड़की बनाती है और टेस्टोस्टेरोन एक लड़के को लड़का बनाता है। तो दे आर एंड्रोजन स्टेरॉइड, ठीक है, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। लेकिन जो एनाबॉलिज्म होता है, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जिसको बोलते हैं, हमेशा एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड बोला जाता है। एनाबॉलिक मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड, वो सप्लीमेंट्स भी आपके एनाबॉलिक होते हैं। आपका कोई सर्टेन खाना भी एनाबॉलिक हो सकता है, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाए, आपकी बॉडी में टिश्यू की डेवलपमेंट बढ़ाए। मतलब दो टर्म होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डिंग ऑफ मसल्स, कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन ऑफ मसल्स या फिर ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज। तो कोई भी ऐसा सप्लीमेंट है, कोई भी ऐसी स्टेरॉइड जो एनाबॉलिज्म देती है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेरॉइड एनाबॉलिज्म आपकी देती हैं, तो उनको हम एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड बोलते हैं। स्टेरॉइड आपकी ऑयल बेस्ड होती हैं, और जो आपके पेप्टाइड हार्मोन्स हैं वो वाटर बेस्ड होते हैं। ठीक है, अमीन बेस्ड होते हैं, जो अमीनो बेस्ड होते हैं वो आपके भी कुछ होते हैं, जैसे आपका कैटेकोलामाइन होते हैं, जिसमें एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन आपके आते हैं, या डोपामिन आते हैं। तो इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं। देखो, इफ यू आस्क मी पर्सनली, इंसुलिन अगर आप सोच रहे हैं इंसुलिन लेने की, इफ यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल और फिर भी आपको लगता है इंसुलिन आपको एनाबॉलिज्म कराएगी, तो बी माय गेस्ट, पर अकॉर्डिंग टू मी इसको लेके कोई फायदा नहीं होता। इसके अननेसेसरी आपको टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। और अगर आज के टाइम में लोग इसको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा उसमें ले लेंगे तो बहुत मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। यू माइट गेट इनटू कोमा एज वेल इन वर्स्ट केस सिनेरियो। So insulin is a highly anabolic and powerful hormone produced by all human beings and is essential to a well-functioning individual. If an individual is healthy, insulin उसकी बॉडी में naturally produce होता है। अगर आप टाइप 1 डायबिटिक नहीं है, तो ये इंसुलिन क्या करता है, जो भी आपने अमीनोज लिए, जो भी कार्ब्स लिए, उनको आपके मसल्स तक, आपके लिवर तक बहुत फास्ट तरीके से पहुंचाता है। और जितना ज्यादा स्पाइक तेजी से होगा, जितने ग्लाइकोजन स्टोर आपके एम्प्टी होंगे, ये उनको उतना फास्ट आपकी मसल्स तक पहुंचाएगा। तो एक बिलीफ माना जाता है कि अगर आप बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, एडवांस लेवल पे कर रहे हैं, इफ यू टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टेरॉइड एज वेल, उसके साथ साथ आप इंसुलिन के शॉट भी लेते हैं, तो जैसे ही वर्कआउट आप फिनिश करते हैं, उसके बाद जो ग्लाइकोजन स्टोर आपके खाली हो जाते हैं, जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं जिसमें आपके अमीनोज आपके होते हैं और उसके साथ साथ आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो अगर आप इंसुलिन को भी अगर ले रहे हैं, तो उससे वो कहीं ना कहीं आपकी मसल्स में थोड़ा ज्यादा स्पीड अप तरीके से जाएंगी। मसल्स को जितने अच्छे तरीके से और जितना जल्दी अमीनोज मिल जाएंगे, वो उतना अच्छे तरीके से रिकवरी करेंगे। अमीनोज प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, क्योंकि आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देते हैं आपको। तो सम परफॉर्मेंस एथलीट आल्सो यूज इट इन एफर्ट टू ग्रो लीन मसल, लीन टिश्यू देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर 1% आप इंसुलिन यूज कर रहे हो, तो इस वेरी क्रूशियल कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए, या फिर फैट परसेंटेज आपका बिल्कुल एक नॉर्मल सिनेरियो में होना चाहिए, जो लेस देन 15% है। अगर आपकी बॉडी पे ऑलरेडी फैट एक्यूमुलेशन है
और फिर भी आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके चांसेस अच्छे हैं कि आपका वो फैट बढ़ा देगा। तो कहीं ना कहीं आप स्टेरॉइड ले रहे हैं अपनी मसल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑफ सीजन में ले रहे हैं, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आप उसको प्ले अराउंड कर रहे हैं कटिंग साइकिल में, देन यू आर टेकिंग इंसुलिन, और आपकी बॉडी में थोड़ा सा फैट परसेंटेज अभी उतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। When insulin levels are high, the body's ability to burn stored fat is greatly decreased. तो जितनी ज़्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में हाई रहेगी, उतना ही आपकी बॉडी फैट को कम बर्न करेगी। Due to the potential negative effect of insulin in the metabolism, those supplementing with for performance purpose will need to hold for a strict diet that is well planned and थॉट आउट। तो याद रखो, अगर आप इंसुलिन लेना ही लेना है, आपके किसी गुरुजी ने बोल ही दिया नहीं बेटा तुझे इंसुलिन लेना है, तो प्लीज आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कम होना चाहिए। और फैट परसेंटेज के साथ साथ आपकी जो डाइट रहेगी, न्यूट्रिशन रहेगा, उसमें उसको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से आपको मॉनिटर करना है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है आपकी ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना। ठीक है, आपका इंसुलिन प्लस और ग्लूकागोन एक बैलेंस में काम करते हैं, लेकिन अगर आप जितनी ड्रास्टिकली आपकी ब्लड में इंसुलिन बढ़ती है, उतनी तेजी से कम भी आती है। तो लो ब्लड शुगर होने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। और हाई डोजेज ऑफ इंसुलिन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, तो ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या होते हैं? डिजीनेस होता है, हंगर होता है, ड्राउजीनेस होती है, ब्लड विजन होता है, डिप्रेशन, स्वेटिंग, हार्ट पैल्पिटेशन, ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। बट स्टिल अगर आपको लगता है मुझे इंसुलिन लेनी है, तो उसकी डोजेस क्या होंगी? 1 to 2 IU। अब IU का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट, और 1 इंटरनेशनल यूनिट इज अराउंड 0.0028 मिलीग्राम और समथिंग। आप गूगल कर सकते हैं इसके ऊपर, इसको हम इंटरनेशनल यूनिट में यूज करते हैं। कार्ब्स एंड प्रोटीन इज मस्ट पोस्ट वर्कआउट फॉर एनाबॉलिक इफेक्ट। तो कार्ब और प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, अदरवाइज इंसुलिन लेना वेस्ट है आपका। ओके, हम पेप्टाइड हार्मोन्स पे चल रहे हैं। पेप्टाइड हार्मोन में एक और हार्मोन होता है जिसको मैकेनो ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं, MGF जिसको हम बोलते हैं। हम इसके ऊपर बात करते हैं। मैकेनो ग्रोथ फैक्टर, बेटर नोन एज MGF, इज अ स्लाइस वेरिएंट ऑफ इंसुलिनाइन ग्रोथ फैक्टर। IGF-1 मैंने आपको सबको बताया था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है आपके ग्रोथ हार्मोन को, और ग्रोथ हार्मोन सिग्नल करता है आपके लिवर को, जो आपका IGF-1 प्रोड्यूस करता है। इससे हाईली एनाबॉलिक हार्मोन जो आपकी मसल्स की रिकवरी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, सैटेलाइट सेल्स को एक्टिवेट करता है, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। एनाबॉलिज्म, बहुत स्ट्रॉन्ग एनाबॉलिक इफेक्ट होता है आपके IGF-1 का। The hormone is largely responsible for the healing and building of damaged muscle। तो जैसा IGF होता है वैसे ही मैकेनो ग्रोथ फैक्टर होता है, MGF आपका होता है। ये डेफिनेटली आपकी रिकवरी में और डैमेज मसल्स को रिपेयर करने में काम करता है, और एनी अदर एक्टिविटी दैट कॉजेज डैमेज टू द मसल फाइबर। तो कहीं ना कहीं कैटाबॉलिज्म को भी कम करता है और एनाबॉलिज्म को बढ़ाता है। फंक्शन, द इफेक्ट ऑफ MGF कैन लार्जली बी समड अप इन 2 words, हाइपरट्रॉफी एंड रिकवरी। तो अगर आप चाहते हो आपको हाइपरट्रॉफी और रिकवरी चाहिए, आप बॉडी बिल्डिंग के लिए किसी स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो MGF और IGF और ये जो हार्मोन है आपके बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं आपकी हाइपरट्रॉफी में। स्ट्रेंथ में नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ हाइपरट्रॉफी और रिकवरी में बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करेंगे। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? पेन और इरिटेशन इन द इंजेक्टेड एरियाज आर मोस्ट कॉमन। मतलब देखो, ये जो आप इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टेबल है, और इनको इंजेक्ट कहाँ पे किया जाता है? देखो, बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से इंजेक्ट करते हैं। कुछ लोग आपके आई हैव सीन केसेस जिसमें अपने टमी एरिया पे भी इंजेक्ट कर रहे हैं, अपनी काफ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, थाइस पे इंजेक्ट कर रहे हैं। ये साइट्स वो हैं जहां पे अगर आपके जो ग्लूट्स पे और डेल्टोइड पे अगर जगह नहीं बचती, आप बहुत ज्यादा इंजेक्शन ले रहे हैं, तब जाके उन पे जाना चाहिए। अदरवाइज मैं चैप्टर के लास्ट में आपको बताऊंगा जो आपकी बेस्ट साइट होती है वो आपकी, अभी मैं बता रहा हूँ, चलो, आपकी ग्लूट्स होती है, और ग्लूट्स में भी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, जिसको पैल्पेट करते हैं, इसकी बैक साइड पे होती है। और याद रखो, कभी भी इनको इंट्रावेनस इंजेक्ट नहीं करते स्टेरॉइड ऑयल बेस्ड हॉर्मोन्स को। चलो, ये तो वाटर बेस्ड है, लेकिन ऑयल बेस्ड को कभी नहीं करते। जो प्रॉब्लम आएगी मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। तो पेन और इरिटेशन हो जाती है। अब उसके लिए हमारी क्रीम होती है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। डोजेस क्या है? 200 mcg पर इंजेक्शन इज द नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड डोज फॉर मोस्ट एंड नॉर्मली यूज्ड फॉर नो मोर देन 4 वीक्स। तो याद रखो, 200 mcg आप इसके ले सकते हैं, और इसको कोशिश करो 4 हफ्ते से ज्यादा मत लो। 4 हफ्ते में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे आपको कैसे इंजेक्ट करनी है। देखो, इंजेक्ट करने में इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल आप फिट कर लो कि आप खुद इसको अटेम्प्ट तब करोगे जब आपको लगता है आपको बहुत ही सीक्रेसी में जाना है, किसी भी आप नर्स को या कंपाउंडर को नहीं ढूंढ सकते, या फिर किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उसको आपको ये फैसिलिटीज, क्लिनिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है,
क्यों? क्योंकि बेसिकली समझो इंजेक्ट करना भी एक स्टडीज के थ्रू ही आपको पता चलता है, एक्सपीरियंस के थ्रू ही आता है। तो अगर आपने किसी भी तरीके से आपको लग रहा है, किसी फ्रेंड ने बोला लगा दिया, कुछ कर दिया, तो यू आर प्लेइंग अराउंड विद योर लाइफ। लेकिन फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो में आपकी बॉडी में क्या इसके इफेक्ट आ सकते हैं और फिर भी इंजेक्ट कैसे करते हैं, याद रखो, इज जस्ट फॉर द नॉलेज। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस तरीके से रेकमेंड करो। फाइंड ए गुड डॉक्टर, डॉक्टर ना हो तो कंपाउंडर या नर्स को, वही आपको इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करते हैं? डू नॉट इंजेक्ट एनाबॉलिक स्टेरॉइड इंट्रावेनसली। इंट्रावेनस का मतलब क्या होता है? आपकी जो वेन्स होती हैं उसके अंदर मत डाल देना। जैसे आपको ग्लूकोज चढ़ता है, डॉक्टर लगाता है, वो आपकी जो ब्लड टेस्ट करते हैं वो वेन्स में से आपका ब्लड निकालते हैं, डालते हैं, मेडिसिन डालते हैं। ये कभी भी ऑयल बेस्ड आपके इंट्रावेनस नहीं लगते, समझ लो, इंट्रावेनस नहीं लगते। ठीक है, अगर गलती से लग जाता है तो आपका ट्रैंक ऑफ एक बहुत ज्यादा खांसी आएगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको होगा, आपकी लंग्स में पहुंच जाएगा, आपको बहुत ज्यादा खांसी आएगी, आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसको चलते हुए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। देखो, जान पे बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, लेकिन आप बहुत मेजर प्रॉब्लम में आ जाओगे अगर ये इंट्रावेनसली लग जाता है। ठीक है, सो इट इज बेस्ट इफ ए नर्स और एक डॉक्टर आपको इंजेक्ट करे। इफ दैट्स नॉट पॉसिबल देन फॉलो दीज स्टेप्स। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करो। सबसे पहली चीज, चूजिंग ए नीडल शुड नॉट बी टू थिक और टू थिन। सबसे पहले क्या है, देखो, नॉर्मली इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप किसी भी केमिस्ट के पास जाओगे उसको पता होगा ह्यूमन बॉडी में जो लगता है। ऐसा तो नहीं आपको भैंसों को लगाना है या कुछ और करना है, तो ह्यूमन बॉडी में एक नॉर्मल थिकनेस की आपकी होती है, उसको आप लीजिए और उनकी कोशिश कीजिए ये इंट्रा मस्कुलर लगना है तो उसकी लेंथ जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो होती है। सब कंटेनियस इंजेक्शन की जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है और उसकी लेंथ भी कम होती है, और उनको बता देना है सब कंटेनियस नहीं है, ये इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन है, तो केमिस्ट आपको दे देगा। दूसरा हमारा क्या होता है, ड्रॉइंग ऑल एयर आउट ऑफ द सिरिंज। तो याद रखो, जैसे सिरिंज को ओपन करोगे अपने हाथों को बिल्कुल ढंग से क्लीन कर लेना, सैनिटाइज कर लेना, और उसका जो कैप लगी होती है उसको खोलो, उसकी पैकिंग चेक कर लेना, वो बिल्कुल डैमेज नहीं होनी चाहिए, और उसको आप खोल के उस पर लगाइए। और सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, उसका नीडल का कवर हटा के उसमें जितनी एयर है उसको आपको पुश करके बाहर निकालना है। तो फर्स्ट थिंग वुड बी ड्राइंग ऑल एयर आउट ऑफ द सिरिंज। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ द ऑयल। अब आपको जो स्टेरॉइड है उसको बाहर निकालना है, आपको इंजेक्ट करना है और उसके अंदर से आपको ऑयल को बाहर निकालना है। रिमूव एयर बबल्स। तो जैसे ही आपको लगता है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, आपने उसमें सिरिंज में ml लिखा होता है और आप अपने वाइल पे देख लेंगे कि इतने ml में इसमें इतने mcg या इतने mg या इतने इंटरनेशनल यूनिट है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे अभी कितना इंजेक्ट करना है। तो जैसे ही आप निकालें उसके बाद उसको सिरिंज को बहुत ध्यान से देखना, उसमें एयर बबल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसको करने का सिंपल तरीका यही है, तो जितना आपको निकालना है उससे थोड़ा सा ज्यादा निकाल के आपको वापस उसको पुश करो, तो उसके अंदर आपके ऑयल के अंदर, उस सिरिंज के अंदर बिल्कुल भी एयर बबल नहीं होने चाहिए। अब क्या होता है, डिसइंफेक्ट साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपको वो इंजेक्शन लगाना है उस साइट को डिसइंफेक्ट करो। आपकी बीटाडीन हो गया, आपका डेटॉल हो गया, किसी से भी उसको प्रॉपर्ली वाइप करो और बिल्कुल ढंग से उसको करना है। और इंजेक्ट एंड एस्पिरेट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको इंजेक्ट करना है। देखो, इंजेक्ट करने का तरीका क्या होता है, लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन इंजेक्ट कोशिश करो इससे इंट्रामस्कुलर। तो ये बिल्कुल डीप जाना, मसल्स के अंदर जाना, वहां पे एक डिपो बनना है आपके ऑयल का, जिससे धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज होगा। तो उसको एक सर्टेन एंगल पे मत बनाना, उसको जैसे डॉक्टर इस तरीके से लगाते हैं, एंगल पे मत करना, क्योंकि वो सब कंटेनियस एपिडर्मल लेयर में नहीं जाना चाहिए, वो डीप इन द मसल में जाना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको एक बहुत ज्यादा स्लाइट स्लांट एंगल पे मत लेके जाना। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपने निडल को पूरा अंदर डाल दिया है मसल्स के अंदर, तो उसमें कोशिश करो आपको सीधा इंजेक्ट नहीं करना, सीधा इंजेक्ट करने से बचना है। पहले उसमें रिवर्स प्रेशर डालना है, मतलब वापस उसको निडल जो उसका पीछे का पॉइंट पुश करने का है उसको वापस खींचना है, और आपको अपने चैम्बर में बहुत ध्यान से देखना है कि उसमें ब्लड ना आए। तो अगर आपको लगता है जब उसको सिरिंज को वापस खींच रहे हो, अगर उसमें आपको ब्लड आता दिखता है, इट मींस उस प्रोसेस को एस्पिरेशन बोलते हैं, इट मींस वो आपकी वेन्स में या किसी कैपिलरीज में चली गई है। तो अगर ब्लड दिख रहा है तो उसी वक्त धीरे से उस सिरिंज को वापस निकालो और किसी नई साइट पे लगाओ। अगर आपको लगता है एस्पिरेशन में, मतलब पीछे रिवर्स प्रेशर डालने पे होल्ड करो 5 से 10 सेकंड, अगर आपको दिखता है कोई ब्लड नहीं आया तो धीरे धीरे करके ब्लड में अपने मसल्स में उसको इंजेक्ट कर दो। तो हमें क्या करना है, इंजेक्ट और एस्पिरेट हो गया। अब याद रखो, लोग इसमें गलतियां करते हैं, इंजेक्ट किया और साथ के साथ वापस निकाल लिया। नहीं, इंजेक्ट करने के बाद वेट फॉर 5 to 10 सेकंड, नॉर्मली तो थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, पर 5 से 10 सेकंड वेट करो।
ठीक है। वैसे भी अगर आप अपने ग्लूट्स पे, जो मेजोरिटी ग्लूट्स पे ही लेना चाहिए, आप अपने प्रोन पोजीशन में लेटे होंगे, तो जो भी आपको लगा रहा है उसको बोलो 5 से 10 से 15 सेकंड वेट करे, जो भी ऑयल है उसको वहां पे सेटल होने दे मसल्स में, क्योंकि अगर बहुत जल्दी वापस निकालोगे देयर इज अ वेरी ब्राइट चांस वो स्टेरॉइड आपकी वापस बाहर निकल जाएगी, जो बहुत सारे लोग लगाते हैं उनको दिखता होगा। तो होल्ड करो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे 10 से 15 सेकंड, और उसके बाद उसको धीरे धीरे वापस निकालो निडल को, और जैसे ही वो निकलता है उसके ऊपर कैप लगा के उसको साइड में रखो और उसको थ्रो करना है ताकि कोई इसको दोबारा टच ना करे। और उसमें जो भी आपकी साइट है, जो आपका डिसइंफेक्टेंट कॉटन है, उसको वाइप करो और वहां पे कम से कम 30 सेकंड तक प्रेशर बना के रखो, एटलीस्ट 30 सेकंड तक प्रेशर आपको बना के रखना है, तो इट्स वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कैसे इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करना है तो इट्स बेटर किसी डॉक्टर या नर्स के थ्रू कराओ, नहीं होता तो प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स। और ये याद रखो सबसे क्रूशियल है, जो आपकी निडल है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए, उसका रैपर नहीं फटा होना चाहिए, और निडल जैसे ही यूज हो जाए प्लीज थ्रो इट अवे। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, पुल आउट स्लोली इसके ऊपर हो गया। अब हमारा क्या होता है, बेस्ट लोकेशन टू इंजेक्ट। सबसे जो बेस्ट लोकेशन है वो हमारी होती है ग्लूट्स में, और जो आपकी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के पीछे की साइड में, या फिर आपकी डेल्टोइड पे। अगर आपको लगाना है, अगर ग्लूट्स आपके भर गए हैं, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आप डेल्टोइड पे लगा सकते हो। उसके अलावा स्टमक एरिया पे इंट्रामस्कुलर तो भूल के मत ले लेना। देखो काफ पे भी बहुत ज्यादा, अगर काफ पे लगा लेते हो वैसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इतना पेन होगा चलने फिरने में प्रॉब्लम आ जाएगी। लोग उसके बाद क्या होते हैं, थर्ड साइड आपकी क्वाड्स होती है, जिसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी की। देखो पोस्ट साइकिल थेरेपी क्यों जरूरी होती है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हैं उसमें से 95% एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो डाउन कर देती है। और वो कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो आपका पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस आपके LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो आपकी फीमेल्स में ओवरीज में जाके और मेल्स में टेस्टिकल्स में जाके आपके टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरली, जिसका नाम होता है आपका HPTA, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिस एक्सिस। तो पोस्ट साइकिल थेरेपी किसी काम की नहीं रहेगी अगर आपका हाइपोथैलेमस ऑलरेडी प्रॉब्लम में आ चुका है, आपका हाइपोथैलेमस सिग्नल ही नहीं दे रहा आपके टेस्टिकल और ओवरीज को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा आपके बॉडी में टेस्टिकुलर और ओवरीज में आगे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इट मींस आप बहुत मेजर पंगे में आ चुके हैं, और वो तब होता है जब स्टेरॉइड को आप अब्यूज करते हैं। तो HPTA अगर प्रॉब्लम आपको आती है, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस हमारा होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको प्रॉब्लम आ गई है तो यू हैव टू हैव डॉक्टर इन योर टीम जो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको ठीक करे। ठीक हो जाता है, बट अगेन कोई पोस्ट साइकिल थेरेपी आपको बात बेनिफिट नहीं देगी इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम HPTA, लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस में होता है। वो तब होता है अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं स्टेरॉइड्स को। तो अभी क्या हो रहा है, हम पोस्ट साइकिल थेरेपी की बात कर रहे हैं। व्हेन वी सप्लीमेंट विद एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आवर नेचुरल हार्मोन्स लेवल आर ऑल्टर्ड। देखो चक्कर क्या होता है, जब हम अपने कोई भी एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड डालते हैं तो बॉडी हमेशा अपना होमियोस्टेसिस मेंटेन करती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। बॉडी इज वेरी स्मार्ट, तो उसमें वो क्या करेगी, अगर बाहर से उसको बहुत सारे हार्मोन मिल रहे हैं तो अपने नेचुरल प्रोडक्शन को वो बहुत ज्यादा कम कर देगी। तो जिससे एक और हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको टेस्टिकुलर एट्रोफी हम बोलते हैं। टेस्टिकल्स बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि आपके टेस्टोस्टेरोन तो लेडी सेल जो आपके टेस्टिकल्स में होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और वो पूरा टेस्टिकल वो सेल आपके बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, पर हाँ इट इज रिवर्सिबल। तो हम बात करते हैं आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करती है, एंड इफ वी आर नॉट केयरफुल आवर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स कैन इंक्रीज बियॉन्ड अ हेल्दी रेंज। तो याद रखो दो मेजर प्रॉब्लम आपको आती है अगर आप बहुत ज्यादा हाई लेवल या फिर कोई भी स्टेरॉइड ले रहे हैं। एक तो आपका क्या होता है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाता है। दूसरा हमारी टर्म आती है, इसको अरोमेटाइजेशन बोलते हैं, जिसमें आपका टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन में। उसके बाद आपकी टेस्टोस्टेरोन आपका DHT में भी कन्वर्ट होता है। तो देयर इज लॉट ऑफ केमिकल प्रोसेस गोइंग इन योर बॉडी। तो याद रखो पोस्ट साइकिल थेरेपी कहीं ना कहीं उन्हीं को फिक्स करने के लिए हमारी होती है। तो अज्यूमिंग योर साइकिल वाज ऑफ रिस्पांसिबल नेचर, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं आपकी साइकिल आपने ढंग से ली है, थोड़े गाइडेंस अच्छा मिला है आपको, तो पोस्ट साइकिल थेरेपी फेज विल डिजाइन स्टिमुलेट योर पिट्यूटरी टू रिलीज मोर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो मैंने LH आपको बताया था,
और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलएच आपके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कराता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच आपकी बॉडी में फीमेल्स में ओवरीज से आपके ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कराता है, व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट द टेस्टिकल टू प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन। सो इफ यू आर गोइंग टू बी ऑफ साइकिल फॉर अ शॉर्ट टाइम, याद रखो अगर आप थोड़े टाइम के लिए, आपको लगता है मैं 10 से 15 दिन के लिए ऑफ साइकिल जा रहा हूँ, पीसीटी करने की जरूरत नहीं है प्लीज। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब आपका एक बार नेचुरल प्रोडक्शन शटडाउन हो गया है, आप उसको दोबारा से स्टार्ट करोगे और फिर दोबारा से शटडाउन कर दोगे, देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। तो अगर आप 10 से 15 दिन के लिए ऑफ पे जा रहे हो पीसी अपने स्टेरॉइड साइकिल पे, तो पीसीटी मत करो। अगर आपको लगता है कि नहीं एटलीस्ट 3 से 4 महीने में ऑफ पे जा रहा हूं, तब आप पीसीटी करो, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं। अब पीसीटी कैसे करनी है इसको बहुत ध्यान से सुनना, लोग इसको कहीं ना कहीं बहुत गलतियां कर देते हैं। पीसीटी में आपकी एससीआरएम्स और आपके एससीजी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इफ एससीजी इज यूज्ड। देखो एससीजी इफ यूज्ड मतलब मेजॉरिटी यूज करना चाहिए। आपका एससीजी आपको पता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन होता है जो फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, लेकिन और वो क्या करता है आपकी बॉडी को, फीमेल बॉडी को प्रिपेयर करता है कंसीव करने के लिए। लेकिन वो जो हार्मोन है आपकी मेल बॉडी में आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने में बहुत एज ए कैटलिस्ट काम करता है। तो इसके इंजेक्शन लिए जाते हैं। इफ स्टेरॉइड साइकिल एंड्स विद एनी, अब एससीजी इज यूज्ड ड्यूरिंग योर पीसीटी, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एससीजी आप यूज कर रहे हैं, जो यूज करते ही हैं, तो टाइमिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो इसमें दो टर्म आते हैं। अगर आप एस्टी स्टेरॉइड आपने लिए हैं जो हाई एस्टर बेस्ड है, मतलब उनमें हाई एस्टर मतलब उनका साइज एस्टर का बड़ा है, तो इफ योर स्टेरॉइड साइकिल एंड्स विद एनी लार्ज एस्टर बेस्ड स्टेरॉइड, जैसे आपकी टेस्टोस्टेरोन, साइफोनेट या नैंड्रोलोन, डेकोनेट अगर आप ले रहे हैं, तो एससीजी थेरेपी विल बिगिन 10 डेज आफ्टर योर लास्ट इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि आपके जो भी कंपाउंड ले रहे हैं इसकी हाफ लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, और आपको अपनी पोस्ट साइकिल थेरेपी अगर लार्ज एस्टर है तो आपको, जिसमें आपका साइफोनेट और नैंड्रोलोन भी आता है, तो उसमें आपको 10 दिन बाद अपनी पीसीटी स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर आपकी ये जो साइकिल है, तो पहले इसी पे बात करते हैं। 10 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, देन बी फॉलोड बाय द एससीआरएम्स। एससीआरएम क्या होता है? सेलेक्टिव ईस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर थेरेपी वंस एससीजी यूज इज कंप्लीट। अब पोस्ट साइकिल थेरेपी में लोग क्या करते हैं, एससीजी के साथ साथ अपनी एससीआरएम्स भी लेते हैं, जिसमें नोवाडेक्स और क्लोमिड आपकी होती हैं, उनमें से कोई एक ही लेनी होती है आपको, और नोवाडेक्स इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोमिड, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एससीजी के साथ साथ में भी चला देते हैं। देखो चला रहे हो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अदरवाइज पहले अपनी एससीजी को स्टार्ट करो। एससीजी के बाद आपको 10 दिन तक लेना है, क्योंकि एससीजी क्या करेगा, आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को एकदम कैटलिस्ट की तरह काम करके उनको झटके से बढ़ाएगा, और उसके बाद जो आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स हैं उनको आपको एससीआरएम्स उनको डाउन करेंगे। तो जैसे ही आपने अपनी एससीजी साइकिल को कंप्लीट किया, हाँ, बट आप एससीजी के साथ में अपने एससीआरएम्स को ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बट इट्स बेटर यू गो विद द प्लान एंड देन बी फॉलोड बाय द एससीआरएम थेरेपी वंस एससीजी यूज इज कंप्लीट। मतलब 10 दिन के बाद जब जैसे ही कंप्लीट होता है, आप अपने एससीआरएम्स को स्टार्ट कर दो। इफ योर स्टेरॉइड साइकिल एंड्स विद ऑल स्मॉल एस्टर बेस्ड स्टेरॉइड, मतलब ऐसी स्टेरॉइड साइकिल ले रहे हैं जिसमें स्मॉल एस्टर्स हैं, तो आपको जैसे जिसका एग्जांपल प्रोपेनेट, टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट और ट्रेनबोलोन एसिडेट है, तो उसमें आपको अपनी एससीजी थेरेपी 3 दिन के बाद ही स्टार्ट करनी है। लार्ज एस्टर में 10 दिन के बाद, और स्मॉल एस्टर में आपको 3 दिन बाद अपनी एससीजी थेरेपी। क्यों? क्योंकि उसकी हाफ लाइफ अलग होती है आपके स्मॉल एस्टर में। तो ये एससीजी थेरेपी 3 डेज आफ्टर योर लास्ट इंजेक्शन एंड फॉलोड विद द एससीआरएम थेरेपी वंस एससीजी यूज इज कंप्लीट। तो जैसे एससीजी आपकी कंप्लीट होती है, 10 दिन हो जाते हैं, यू हैव टू स्टार्ट योर एससीआरएम पिल्स। अब इनकी डोजेस क्या होती है? अब देखो एक और इसमें कैश है, बहुत सारे लोग अपनी स्टेरॉइड साइकिल के साथ ही अपनी एससीजी भी चलाते रहते हैं। देखो इसका कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि आप नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के अपने बढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं टेस्टिकुलर एट्रोफी से आप बच जाते हो। लेकिन इट्स बेटर अपनी स्टेरॉइड साइकिल के बाद अपनी पीसीटी चलाओ, सारी चीजें अपनी नॉर्मल पे आ जाएंगी। इसकी डोजेस क्या होती है? 500 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट एससीजी डोजिंग पर डे फॉर 10 स्ट्रेट डेज, 500 to 1000। अब लेकिन बहुत सारे लोग 1500 आयु भी ले लेते हैं, 1500 आयु भी इसको लेते हैं, और कुछ, लेकिन ठीक है, बहुत मेजर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर इज बेटर यू स्टिक विद द प्लान। आप 1000 आयु तक ले सकते हैं। 10 दिन से ज्यादा मत खींचना, 10 से 12 हो जाए, बट उससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाएगी फिर एससीजी पे।
तो वो क्या है, नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो आपने अचीव किया है वो डिपेंडेंट होके, तो जैसे एससीजी आप लेना बंद करेंगे और डाउन आ जाएंगे। तो once the SCG therapy is complete, you will start your Novavax therapy at 40 mg per day and अगर आप जैसे अपने SCG कंप्लीट करते हैं तो अपनी जो SCRMs हैं उसमें आप 40 mg आप लेंगे अपना नॉर्वाडेक्स, और अगर आप क्लोमिड ले रहे हैं तो 150 mg। तो याद रखो जो नॉर्वाडेक्स है, जिसको नॉर्वाडेक्स भी बोलते हैं, वो क्लोमिड से एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर नॉर्वाडेक्स ले रहे हो तो आपको क्या करना है, 40 mg लेना है पर डे, लेकिन अगर क्लोमिड आप ले रहे हो तो उसको 150 mg, क्योंकि दोनों के पोटेंसी में डिफरेंस है। अब क्या करना है, आपके नॉर्वाडेक्स को 2 हफ्तों तक आपको लेना है। वंस द 2 वीक इज कंप्लीट, तो उसके बाद यू विल ऑल्सो 2 हफ्ते आपको और चलाना है। देखो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है कि 10 दिन आपने एससीजी चलाई, उसके बाद अपनी एससीआरएम चला रहे हैं जो आपको 14 दिन तक चलानी होती है, लेकिन जैसे 14 दिन आपके कंप्लीट हो रहे हैं आपको डोजेस को घटा देना है, उसके बाद नेक्स्ट 14 दिन और चलाना है। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे आपके फर्स्ट 14 दिन कंप्लीट हो गए, जो आपकी नॉर्वाडेक्स 40 mg जा रही है और क्लोमिड आपकी 150 mg जा रही है, उसके बाद नेक्स्ट जो 2 हफ्ते आएंगे उसमें डोजेस आपकी रिड्यूस हो जाएंगी, नॉर्वाडेक्स की 20 mg हो जाएंगी और क्लोमिड की 100 mg हो जाएंगी। तो उसके बाद जो 14 दिन के बाद फिर से 14 दिन में आपने डोजेस को कम किया, तो उसमें कुछ लोगों को उसके भी 10 दिन आगे चलाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर चलाते हो तो इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें आपको क्या करेगा, डोजेस आपकी और कम हो जाएंगी, जिसमें 10 mg आपकी नॉर्वाडेक्स की आ जाएगी और 50 mg आपकी क्लोमिड की आ जाएगी। ओके तो ये आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इन 3 लेक्चर्स में मैंने आपके मेजॉरिटी ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर यूज करना है, यूज इट रिस्पॉन्सिबली। आपकी खुद की बॉडी है, आपको कॉन्सिक्वेंसेस को समझना पड़ेगा, आपकी बॉडी पे क्या मेजर इफेक्ट डाल सकते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टेरॉइड आप ले रहे हैं तो पहले अपनी बॉडी के नेचुरल पोटेंशियल को हिट करो, उसके बाद स्टेरॉइड पे जाओ। लेकिन मैं पर्सनली बिल्कुल अलाउ नहीं करता, मैं पर्सनली बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा आपको स्टेरॉइड लेना है। लेकिन अगर लेना भी है तो व्हाटएवर आई हैव टॉट यू, व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू इन दीस 3 लेक्चर्स, उसके बाद भी ऐसा नहीं आप लेना शुरू कर दो। कंसल्ट विद अ गुड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अपनी खुद की रिसर्च करो हर चीज के ऊपर, उसके बाद ही इसको लेना, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी गुरुजी या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये समझो स्टेरॉइड आर हाईली इलीगल किसी भी गवर्नमेंट की नजरों में। अगर आपके पास पोजीशन में होती है यू कैन गो टू जेल। तो प्लीज ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपके सीएस में इन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी सी बात भी की जाती है, इसलिए इतना बड़ा लेक्चर मैंने बनाया है। तो प्लीज अगर यूज कर रहे हैं यूज इट रिस्पॉन्सिबली और किसी सेकंड पर्सन को गाइडेंस मत दें। ओके, थैंक यू।